वो सुबह सवेरे बुटीक से कुछ ऑर्डर्स डिलीवर करवाने और एक मीटिंग अटेंड करने के बाद गाड़ी लेकर वहाँ से निकल चुकी थी। और अब मुसलसल 2 घंटे से एक सड़क से दूसरी पर गाड़ी में ख्वार होती फिर रही थी। लाख कोशिश के बावजूद भी वो अभी तक अपने अंदर गांव की तरफ रुख करने की भी हिम्मत मुस्तमा नहीं कर पाई थी। बिलाखिर कुछ देर मज़ीद ख्वार होने के बाद थक हार कर इसने सड़क के किनारे पे गाड़ी रोक दी और आंखें मूंद कर गाड़ी की सीट से पुश लग टिकाकर सोचने लगी। अभी वो इन्हीं सोचों में डूबी हुई थी कि अचानक ही इसको अपनी बेहतरीन दोस्त का ख़्याल आया, जो उसकी हर खुशी व गम से वाकिफ़ थी और उसके एक-एक पल की राज़दार व हमराह थी। इसने झट से अपनी आँखें खोलीं और तेज़ी से बराबर सीट पर रखे पर्स में से अपना मोबाइल निकाल कर इसको मैसेज किया, "मुझे तुम्हारी ज़रूरत है हानि, कहाँ पर हो?" दूसरी जानिब से 10 सेकंड के वक़्फ़े से भी कम वक़्त में जवाब आया। सड़क पर इसने फ़ौरन जवाब भेजा, ठीक है, फिर तुम घर पहुँचो, मैं फ़ाहम के ऑफ़िस में हूँ, अभी आती हूँ। इसका जवाब देकर इसने गाड़ी स्टार्ट की और उसके घर की तरफ रवाना हो गई। क्या हुआ, खैरियत? इसके चेहरे पे परेशानी देखकर फ़ाहम ने पूछा। रोशी टेंस है। इसने अपना बैग उठाते हुए जवाब दिया, ओह! क्या हुआ इसे? होना क्या है? वही इसके ससुराली मामला। वो लोग पाकिस्तान आ चुके हैं, शायद कोई बात हुई है, मुझे वो बहुत परेशान महसूस हुई है। वो तेज़ कदम उठाती ऑफ़िस से रूम के दरवाजे की तरफ बढ़ी। ठहरो, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। वो उसको ठहराने का कहकर तेज़ी से फ़ाइल मेज़ की एक जानिब रखता अपनी गाड़ी की चाबी उठाता इसके साथ ही ऑफ़िस से बाहर निकला। सेक्रेटरी को ज़रूरी हिदायत देकर और अपने जाने का बताकर वह दोनों घर के लिए निकल गए थे। गाड़ी तेज़ी से ड्राइव करते वो लोग 10 से 15 मिनट में घर पहुँच चुके थे। गाड़ी पार्क करने के बाद वो दोनों जैसे ही घर के लाउंज में दाखिल हुए तो सामने ही रोशी तहमीना बेगम के पास बैठी हुई थी और वो इसे आहिस्तगी से कुछ कह रही थी। रोशी मेरी जान, तुम ठीक हो? वो अपना बैग सोफ़े पे उछालते हुए इसकी तरफ लपकी। रोशी जो खामोश मूरत बनी अपने आँसू पे बंद बाँधे बैठी थी, इसको अपनी जानिब आता देखकर उठकर इसके तेज़ी से इसके गले लगी। तुम ठीक हो ना? वो जब काफ़ी देर भी पीछे न हटी तो इसे फ़िक्र लाहक़ हुई। रोशी, इसने ताज्जुब से इसे पुकारते हुए ज़बरदस्ती पीछे हटाया तो इसकी सुर्ख़-नम आँखें देखकर चौंकी। तुम ही अब इसको समझाओ, मैं तो कब से इसके साथ सर खपा रही हूँ। तमीना बेगम ने इसको मसनूई अंदाज में घूरते हुए कहा। फ़ाहम खामोशी से खड़ा इन्हें देख रहा था। लंच किया? इसके बाल पीछे करते हुए हानिया ने मोहब्बत से पूछा, जिस पर इसने नफ़ी में अपना सर हिलाया। मम्मा, आप खाना बनवाएं, तब तक मैं इसको सेट करती हूँ। इसने पलटकर तहमीना बेगम से कहा। अब बताओ क्या हुआ जो यूँ बिखरी हालत में घूम रही हो? उनके जाने के बाद वो इसको सोफ़े पे बिठाती खुद भी इसके पास बैठी। फ़ाहम भी दूसरे सोफ़े पे विराजमान था। रोशी, मैं तुमसे कुछ कह रही हूँ। इसने इसका बाजू हिलाया जो चुप-सादे अपनी बाएँ हाथ की हथेली को दाएँ अंगूठे से खुरच रही थी। रोशी मेरी जान, मुझे नहीं बताओगी? हानि ने इसके हाथ पर अपना हाथ रखते हुए मोहब्बत और मान से कहा। मुझे आज वापस जाना है। इसका लहजा हद दर्जा धीमा था कि पास बैठी हानिया भी बहुत मुश्किल से सुन पाई थी। इसने ताज्जुब से इसके झुके सर को देखा। तो इसमें इतना परेशान होने की क्या बात है रोशी? तुम अपने घर जा रही हो, किसी कैद खाने नहीं जो यूँ तुम्हारी रंगत जर्द और होठ खुश्क पड़ रहे हैं। अब की बार इसने नरमी की बजाय लहजे में सख्ती समोते हुए थोड़ा टपक कर कहा, पता नहीं क्यों लेकिन मैं खुद में हिम्मत नहीं ला पा रही यार। इसकी बेबसी उरूज पर थी। रोशा ने अनवर अली को कहाँ छोड़ आई है रोशा? अब की बार फ़ाहम बोला। जिसने एक सपाट सी निगाह इस पे डाली। यूँ मत देखो मुझे, यूनिवर्सिटी के दौर से जानता हूँ तुम्हें। जिस रोशाने को मैं जानता हूँ वो ऐसी मुश्किलों से घबराने वाली लड़की बिल्कुल भी नहीं थी, बल्कि वो तो अपनी एक तिरछी निगाह से ही मुकाबिल की बोलती बंद करने की सलाहियत रखती थी। मुझे तो हैरत है कि दूसरों के लिए आवाज़ उठाने वाली रोशाने अनवार अली की आज अपने लिए हलक से आवाज़ नहीं निकल रही। वो मुँह छुपाने के लिए कोने कुतरे ढूँढती फिर रही है, सहारे तलाश करी कि कोई कंधा मुयस्सर हो तो वो रो सके। एंड आई एम श्योर कि कुछ ही देर में तुम रो पड़ोगी। इसका लहजा काफ़ी सख्त था जो कि इसको टून करने के लिए ज़रूरी भी था। हानिया फ़िलहाल खामोशी से बैठी दोनों को देख और सुन रही थी। हरीम को बहादुरी का सबक पढ़ाने वाली अंदर से इतनी बुज़दिल है कि 2-4 लोगों का मुकाबला नहीं कर सकती। अगर यही हार रहा ना तो बहुत जल्द डिप्रेशन की मरीज़ा बन जाओगी।
फ़ाहम ने अब तक इसकी दुखती रग यानी हरीम का ज़िक्र छेड़कर जिस पर वो तड़प उठी थी। जस्ट शट अप फ़ाहम। गुस्से में इसने पास पड़ा कुशन उठाकर इसकी तरफ फेंका। उठो ज़ारा। हान्या ने कहते हुए इसका हाथ पकड़कर खींचा और ले जाकर एक तरफ दीवार में लगी ज़िपाइशी आईने के सामने लाकर छोड़ा। अपनी हालत देखो तुम और से कुछ गलत नहीं कह रहा। ये सूजी हुई सुर्ख आँखें, बेतरतीब बाल वो और उजड़ा हुआ चेहरा। ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं कितने अरसे बाद तुम्हें आज़ादी नसीब हुई है। ऐसी कौन सी क़यामत टूट पड़ी है जो चोगन ही बन गई हो। अब की बार हान्या की आवाज़ में सख्ती और गुस्से का मिला-जुला तासुर था। इसको अपनी आंखें रगड़ते देखकर इसने गहरी सांस खारिज करते हुए खुद को पुरसुकून किया और उसके कंधे के गिर्द अपना बाजू फैलाया। देखो रोशी मेरी जान, मुश्किल हालत में जोग लेना, परेशान होना ही हल होता है तो कोई भी यूँ दुखी न फिर रहा होता। स्वीटी, खुद को हलकान मत करो, तुम इन लोगों से मिलो। हो सकता है वो तुम्हारे बारे में अपना फैसला बदले। अगर नहीं भी बदलते तो परेशान नहीं हो, कोई बात नहीं। दुनिया में बहुत सी लड़कियां जिन पे पर ये वक्त आता है। इनमें से कुछ हिम्मत हार जाती हैं और कुछ सर्वाइवर कर लेती हैं। सर्वाइवर बनो यार तुमने तो कभी खुद को देखा है खूबसूरत, पढ़ी लिखी, वेल से स्टैब्लिश्ड हो और किसी भी लड़के का आइडियल हो सकती हो। अगर ये रिश्ता नहीं भी रहता तो इतना क्यों सोचना यार। हम अपने इर्द गिर्द बहुत सी ऐसी खवातीन को देख चुके हैं जिनके बच्चे होने के बावजूद भी इनके रिश्ते टूट जाते हैं। तो क्या वो जीना छोड़ देती है या इनके लिए दुनिया ख़त्म हो जाती है। वो इसका हाथ थामकर वापस इसे सोफे तक लाई और नरमी से इसको समझाना चाहा। मेरी बात समझ रही हो ना। इसको सर झुकाए देखकर इसको मुखातिब किया। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। सबसे पहले तो अपना ये हुलिया ठीक करो, रुशाने को वापस लाओ जो किसी का उधार नहीं रखती, जिसको किसी की भी ज़्यादती और नाइंसाफ़ी पे जवाब देना आता है, जिसकी एक निगाह तीर का काम करती है कि सामने वाले को बात करने के लिए भी अपनी सारी हिम्मत जमा करनी पड़ती है, जो चलती है तो मुकाबिल पीछे हटकर रास्ता देने के लिए मजबूर हो जाता है और जो अपनी तरफ उठती उंगली को रोकना जानती है। सुन रही हो ना मुझे? हुँ। तो क्या हो, चलो उठो जाकर हाथ मुँह धोकर चेंज करो, बल्कि तुम आओ मेरे साथ। तुम्हारी साथ से पहली मुलाकात ही ऐसी होनी चाहिए कि वो गश खा जाए। हानिया उठते हुए बोली। इसके अंदाज में वो नम आंखों से समेत मुस्कुरा दी। उसको ज़बरदस्ती अपने साथ खींचकर अपने कमरे में ले आई और हुलिया धर करने के लिए इसे वॉशरूम में धकेला। वो हाथ मुँह धोकर निकली तो हानिया वहीं बेड पर बैठी इसका इंतज़ार कर रही थी। अगर रोना है तो अभी रो लो, इसके बाद मैं तुम्हारी आँख में एक आँसू भी ना देखूँ। इसको आईने के सामने खड़े होते देखकर हानि ने इसका रुख अपनी तरफ मुड़ा और इसकी आँखों में चमकती नमी देखकर इसको गले से लगाया। वो बेख्तियार ही रो दी। हानि खामोशी से खड़ी इसकी कमर से लाती रही। अरे दोनों यूँ चुप-चुप के क्यों रो रही हो? गले तो यूँ ही पहले ही लगी हो, धाड़े मारना भी शुरू कर दो ना। फ़ाहम की तंज़ी आवाज़ पर वो दोनों पीछे हुए। लाइक सीरियसली। इसने हानिया को घूरी से नवाजा जो अपने आँसू पोंछ रही थी। आपको क्या पता लड़कियाँ इमोशनल होकर रोती हैं? उसने खफ़ीसे से देखते हुए कहा। पप्पू ने चाय के लिए बुलवाया, आ जाओ। वो दोनों को घूरता वापस चला गया। हानिया इसको बाल सेट करने का कहकर खुद वॉशरूम में चली गई। लंच करने के बाद वो काफ़ी देर तक इसके पास बैठी रही। हानिया और तहमीना बेगम के नरम और फ़ाहम के सख्त लफ्ज़ों ने इसे काफ़ी हद तक हौसला दिया था। वो काफ़ी हद तक खुद को हल्का-फुल्का महसूस कर रही थी। जब वहाँ से निकली तो तकरीबन 3 बज रहे थे। अभी वो शहर से निकल ही रही थी कि इसे तारा के मैसेज का ख़्याल आया। इसका वॉइस मैसेज देखकर इसने प्ले नहीं किया था। इस वक़्त हानिया इसके पास बैठी थी और तारा पर इसे रत्ती भर भी भरोसा नहीं था कि वो कब क्या भूल जाए। वो वॉइस सुनने लगी। ज्यों-ज्यों वो सुनती जा रही थी इसके तेवर बिगड़ते जा रहे थे। अपनी बात पर वो फिर भी किसी हद तक समझौता कर लेती मगर अपने से जुड़े लोगों की ज़रा-सी तकलीफ़, परेशानी इससे बर्दाश्त नहीं होती थी। मोबाइल साइड से सेट पर फेंककर वो गाड़ी की स्पीड बढ़ा चुकी थी। आपस में सख्ती से लब भींचे इसके शदीद ज़ब्त के गवाह थे। कुछ ही देर में इसकी गाड़ी हवाओं से बातें करती गाँव जाने वाली सड़क पर मुड़ चुकी थी। अरे! वो उसको ढूँढता हुआ छत पर आया तो उसको सड़क वाली साइड पर चारपाई और उस पर चौकी रखे पर्दों के पार झाँकते पाया। तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो उसके पास आकर खड़ा हुआ। मेरी फूफो आने वाली है और मैं इनका इंतज़ार कर रही हूँ। इसने देखे बगैर जवाब दिया। इसके लब और शेव में ढले। तो क्या मैं भी यहाँ खड़ा हो जाऊँ? मैं इनका वेट कर रही हूँ, आप क्यों खड़े होंगे? इसने निगाहें अब भी सड़क से नहीं हटाई थी। वो कुछ देर के लिए सोच में डूब गया। हरीम, तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? वो उसके पास चारपाई पे चढ़ते हुए बोला। हाँ, आप गाज़ी चाचू हैं। मुझे रमशा फूफो ने बताया। जैसे 7 चाचू हैं वैसे ही आप। इसको अपने बराबर खड़ा होते देखकर वो कुछ हैरान होती बोली।
نہیں بیٹا، میں تمہارا چاچو نہیں بلکہ آپ کا پھپھا ہوں۔ اس کو پھپھا بولتے ہوئے خود بھی کچھ عجیب سا لگا۔ ہیں وہ کیسے؟ وہ ساری کی ساری اس کی طرف گھومی۔ میں تمہارے پھپھو کا ہسبینڈ ہوں نا، اس نے زیر لب مسکراتے ہوئے کہا۔ حریم کا منہ کھلا۔ ہسبینڈ کب ہوئی شادی؟ جھوٹ بول رہے نا؟ اس نے ایک ہاتھ کمر پر رکھتے مشکوک انداز میں سے دیکھا۔ لو بھلا، میں کیوں جھوٹ بولوں گا؟ تم جا کر جس سے مرضی سے پوچھ لو، بلکہ بیبے سے پوچھ لو۔ اس نے کندھے اچکائے۔ حریم کافی دیر اس کو غور سے دیکھتی رہی کہ آیا وہ مذاق تو نہیں کر رہا، مگر اس کے چہرے پہ مکمل سنجیدگی دیکھتے اس کو یقین کرنا پڑا۔ تو مجھے کیوں نہیں شامل کیا؟ پپو نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ میں ہی ان کی شادی میں شریک نہیں ہوئی۔ اس کے لیے صدمہ ہی کافی تھا کہ اس کی عزیزت جان پپو کی شادی ہوگی اور وہ نہ صرف بے خبر رہی بلکہ شرکت بھی نہیں کر سکی۔ اس کے ماتھے کے بل اور غم و غصے سے سرخ پڑتا چہرہ دیکھا غازان کے چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ تم اس وقت بہت چھوٹی تھی، اس لیے تمہیں یاد نہیں ہے۔ ہاں، مگر اب تو تم اتنی بڑی اور سمجھدار ہو گئی ہو تو اسے تمہیں بتانا چاہیے تھا۔ بھلا یہ کوئی بات ہے چھپانے والی؟ اس نے اتنی بڑی بازور دیا گویا وہ 6 نہیں 26 سال کی ہو چکی ہو۔ ہر گزرتے پل کے ساتھ اس کے تیور بگڑ رہے تھے، جن کو دیکھتے ہوئے اس نے بمشکل اپنا کہکما روکا۔ وہ اس کے لیے اچھا خاصا ماس تیار کر چکا تھا۔ اب حریم لازمی اسے باز پرس کرتی اور لامحالہ وہ اس کے پاس آتی۔ وہ جانتا تھا وہ کبھی اسے سیدھا منہ بات نہیں کرے گی، مگر اب وہ دھواں دار قسم کی ملاقات کا بندوبست کر چکا تھا۔ اس کی مسکراہٹ گہری سے گہری ہوتی جا رہی تھی۔ وہ جو اپنے ہی خیالوں میں مگن تھا، حریم کی بڑبڑاہٹ سے ہوش میں آیا۔ میں بھی اب ان سے بات نہیں کروں گی، کٹی ہو جاؤں گی۔ کی تو زیادتی ہے، اب دیکھو نا تم کتنا پیار کرتی ہو اسے، اور اسے اتنی بڑی بات تمہیں بتانا بھی گوارا نہیں کی۔ اس نے افسوس بھرے لہجے میں کہا۔ مزید 10-15 منٹ تک وقتاً اس کی بیٹری چارج کرتا رہا تھا۔ پھپھو آ گئی۔ اچانک سے حریم چیخی تو اس نے اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا۔ ایک سفید رنگ کی کار دھول اڑاتی ہوئی پوری رفتار سے آ رہی تھی۔ جہاں حریم جوش سے اچھل رہی تھی، وہیں اس کے دل کی دھڑکن بھی تیز ہو چکی تھی۔ گاؤں میں داخل ہوتے ہی گاڑی کی رفتار آہستہ ہو کر نہ ہونے کے برابر ہو چکی تھی۔ ان کا گھر چونکہ گاؤں کے شروع میں ہی تھا، اس لیے چند لمحوں میں وہ گیٹ کے باہر کھڑی ہارن دے رہی تھی۔ گاڑی کے شیشوں پر اچھی خاصی دھول جم چکی تھی، اس لیے اس کے غور سے دیکھنے کے باوجود بھی وہ واضح طور پر نہ دیکھ سکا۔ تارا نے گیٹ کھولا تو وہ گاڑی لے کر اندر آئی۔ حریم چھلانگ لگا کر نیچے اتری۔ تم کہاں جا رہی ہو؟ اس کو نیچے کی طرف بھاگتا دیکھا اس نے حیرت سے پوچھا۔ پھپھو سے ملنے۔ اس نے ماتھے پر ہاتھ مار کر اس کی عقل کو کوسا۔ مگر تم تو ابھی تو کہہ رہی تھی کہ بات نہیں کرنی، کٹی ہوں۔ وہ حیران تھا کہ ابھی تو وہ ناراضگی کا اعلان کر رہی تھی۔ وہ تو میں ان سے بعد میں پوچھوں گی نا، ابھی تو مجھے ان سے ملنا ہے۔ وہ اس کا جواب دے کر رکی نہیں اور بھاگتی ہوئی نیچے چلی گئی۔ عجیب دھورے معیار کی بچی ہے، اس کی پشت دیکھ کر بڑبڑایا اور مڑ کر نیچے جھانکا۔ گاڑی کھڑی تھی مگر وہ شاید اندر جا چکی تھی۔ وہ بالوں میں ہاتھ پھیر کر سیٹ کرتا سیٹی بجاتا ہوا نیچے کی طرف بڑھا۔ وہ گھر پہنچی تو اثر ہونے کو تھی۔ فردوس، چچی اور بیبے سب ہاتھ پھپھو کے ہاں گئی ہوئی تھی۔ رمیسا بھی ان کے ساتھ ہی تھی۔ بیبے نے الفت بیگم کو بھی ساتھ چلنے کا کہا، مگر وہ پھر کبھی کا کہہ کر ٹال گئی۔ اس دن کی جھڑپ کے بعد سے فردوس چچی نے انہیں مخاطب نہیں کیا تھا اور ان کا سرد رویہ دیکھتے ہوئے نہ ہی انہوں نے کوئی بات کی تھی۔ ان لوگوں کے جانے کے بعد آدھا دن تو انہوں نے اپنے کمرے میں گزارا۔ جب کمرے میں بیٹھے رہنے سے بھی دل اکتا گیا تو نیچے ہال میں چلی آئیں۔ اب ٹی وی آن کیے کوئی شو دیکھ رہی تھی۔ تارا کو چونکہ وہ روشانہ سمجھ رہی تھی، اس لیے اس پہ نظر پڑتے ہی ان کا موڈ خراب ہو جاتا۔ تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ باہر سے ہارن کی آواز پر الفت بیگم چوکی مگر نظر انداز کر کے واپس ٹی وی میں مگن ہو گئی، جبکہ تارا جو کچن میں کام کر رہی تھی ہارن سنتے ہی کچن سے نکلی اور ایک نظر الفت بیگم پر ڈالتی گیٹ کھولنے کے لیے چلی گئی۔ وہ واپس آئی تو اس کے پیچھے ہی روشانہ نے بھی فون کان سے لگائے ہال میں داخل ہوئی۔ جی مسز خاور، آپ پریشان ہوں، میں سمجھ گئی ہوں، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ رمشا بھی ہارن کی آواز پر تیزی سے کمرے سے نکلی تھی۔ اس نے روشانے سے پیزا اور برگر وغیرہ لانے کی فرمائش کی تھی۔ اس کو تیزی سے سیڑھیوں اترتا دیکھ کر الفت بیگم نے چونک کر پہلے اسے اور پھر دروازے کی طرف دیکھا۔ ان کی نظریں اس پر جم گئیں۔ وہ جب سے آئی تھی انہوں نے اس کو یہاں نہیں دیکھا تھا تو انہیں وہ کوئی باہر کی ہی لگی۔ پہلے کبھی آپ کو محسوس کیا ہے جو آپ کو اب اتنی فکر ہو رہی ہے؟ رمشا نے اس کے ہاتھ سے شاپر پکڑنے چاہے تو اس نے مسکراتے ہوئے شاپر چھوڑ دیے۔ رمشا بھی اس کو دیکھ کر مسکراتی ہوئی شاپر لے کر کچن میں چلی گئی۔ لنچ دیکھ لیں، ایسا نہ ہو کہ لنچ کا خرچہ ڈسکاؤنٹ کے چکر میں نکال لیں۔
اس نے کہتے ہوئے ہلکا سا کہکما لگایا۔ تارا اس کے ہاتھ سے ہینڈ بیگ اور چابی لے کر اس کے کمرے میں چلی گئی تھی۔ ہال میں بے اور فردوس چچی کی غیر موجودگی محسوس کرتے ہوئے اس نے ادھر ادھر نظر دوڑائی تو الفت بیگم کو خود کو دیکھتا پا کر ایک لمحے کو ٹھٹکی۔ وہ بہت غور سے اسے دیکھ رہی تھی۔ سفید پینٹ اور سفید ہی ٹی شرٹ پر بیبی پنک کلر کا کوٹ، ایک ہاتھ میں گھڑی جبکہ دوسرے میں گولڈ کا نفیس سا بریسلٹ پہنا ہوا تھا۔ کمر تک آتے لیئر کٹ بال اس کی پشت پر بکھرے ہوئے تھے اور کچھ آوارہ لٹیں اس کے چہرے کا طواف کر رہی تھی۔ الفت بیگم کی نظروں میں اس کے لیے ستائش تھی۔ تارا نے پانی کا گلاس لا کر اس کو دیا تو اس نے 2 گھونٹ لینے بعد گلاس واپس کر دیا۔ روشانے کا جائزہ لیتی الفت بیگم نے جب تارا کو اس کے ساتھ دیکھا تو پیشانی پر انگد بل پڑے اور چہرے پر ناگواری در آئی۔ ان کی سوچ کے مطابق یہاں سب ہی پڑھے لکھے تھے، بس ایک ان کی نام نہاد بہو جاہل رہ گئی تھی۔ اور پھر جب سے شہر آئی تھی کچن میں گھسی کبھی برتن دھو رہی تو کبھی صفائیاں کر رہی تھی، جس سے ان کے اس خیال کو مزید تفقیت ملتی تھی۔ پھپھو آ گئی، پھپھو آ گئی۔ حریم پھپھو کا ورد کرتی چلتی ہوئی سیڑھیاں اترتی آ رہی تھی۔ وہ جو کہ سب کو ہی پھپھو کہتی تھی، اس لیے الفت بیگم کو تعجب نہیں ہوا تھا۔ آرام سے بیٹا، گر جاؤ گی، اس نے موبائل کان سے ہٹا کر نرمی سے کہا، مگر انسنی کرتی اس کی ٹانگوں سے آ کر لپٹی۔ وہ نفی میں سر ہلاتی ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ دوبارہ سے فون کی طرف متوجہ ہوئی۔ ہاں حریم ہے، چلیں اس بار لنچ اور ایک چھوٹا سا تحفہ میری طرف سے، آپ جانتی ہیں میں کسی کا ادھار نہیں رکھتی۔ اوکے میں رکھتی ہوں، پھر بات ہوگی۔ حریم کو اٹھانے کے اشارہ کرتے دیکھ کر اس نے خداحافظ کرتے ہوئے فون بند کیا اور اس کو گود میں اٹھا لیا۔ حریم اس کے گلے میں باہیں ڈال تو اس سے لپٹ گئی۔ او پھوپھو کی جان، لگتا ہے اس بار بہت مس کیا ہے، اس کا سر چومتے ہوئے اس نے ہولے سے کہا۔ اپنی گردن میں نمی محسوس کرتے سے اسے پیچھے ہٹایا تو اس کے آنکھوں میں آنسو دیکھ کر چونکی۔ حریم بچے کیا ہوا، کسی نے کچھ کہا ہے؟ میں نے بہت مس کیا آپ کو، رمشا پھپھو نے ذرا بھی مجھے ٹائم نہیں دیا، اس نے روتے ہوئے جواب دیا۔ ارے میرا پیارا سا بچہ، میں صدقے اس رمشا کے کان تو میں کھینچتی ہوں۔ ایک ہاتھ سے اس کی آنکھیں صاف کرتے اسے پیار سے کہا اور دونوں سرگوشیوں میں باتیں کر رہی تھی۔ کسی تیسرے کی موجودگی میں وہ ایسے ہی راز و نیاز کیا کرتی تھی۔ بقول حریم کے کوئی تیسرا ان کے سیکرٹس کے بارے میں نہیں جان سکتا تھا۔ حریم کو اٹھائے کمرے کی طرف جاتے ہوئے اس کی نظر الفت بیگم پر پڑی۔ السلام علیکم، اس کا انداز سرسری سا تھا۔ وہ یہ دیکھنے کے لیے بھی نہیں رکی کہ وہ جواب بھی دیتی ہے نہیں۔ ان کے خیالات اور لہجے کی تلخی وہ 2 بار سن چکی تھی تو کیا فرق پڑنا تھا۔ رمشا، حریم و تارا بھی ہیں۔ پہلی سیڑھی پر رکس نے مڑ کر بورچہ خانے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ تو کب کی کمرے میں چلی گئی ہیں، تارا کی آواز آئی۔ کیا لائی ہے؟ کھانے پینے کا سن کر حریم کی آنکھیں چمکی۔ بہت ساری چیزیں، پیزا، پیٹریز، چاکلیٹس وغیرہ۔ اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے وہ اس کی گود سے اتر چکی تھی۔ باقی لوگ کہاں ہیں؟ اس نے موبائل دیکھتے ہوئے دوبارہ تارا کو مخاطب کیا۔ سبات پھپھو کے یہاں گئے ہیں۔ تارا سبات بی کہتے کہتے بات بدل گئی۔ کب تک آئیں گے وہ؟ وہیں کھڑے کھڑے اس نے پوچھا۔ کافی دیر کے گئے ہوئے ہیں، آنے والے ہوں گے۔ اچھا میں کمرے میں ہوں، جب آ جائیں تو بتا دینا۔ اس کے اچھا کہنے پر وہ اوپر کی طرف بڑھ گئی۔ آخری سیڑھی پر خزان ریکنگ پر ہاتھ رکھے مسلسل اسے دیکھ رہا تھا، گویا اس کی شکل حفظ کر رہا تھا۔ وہ ایک اچپٹی سی نظر اس پہ ڈالتی اپنے کمرے کی طرف مڑی۔ مہمان گھر آئے تو میزبان گھر چھوڑ جاتے ہیں، ایسا پہلی بار سنا ہے۔ اپنے پیچھے سے آتی اس کی آواز پر اس کے قدموں کو بریک لگی۔ مجھ سے کچھ کہہ رہے ہیں؟ اس کی طرف پلٹتے ہوئے اس نے پوچھا۔ ظاہر ہے اس گھر میں ایک آپ ہی ہیں جو ابھی باہر سے آئی ہیں اور سلام دعا کے بغیر ہی جا رہی ہیں۔ اسے اپنا یوں نظر انداز ہونا بہت بری طرح کھلا تھا، اس لیے شکایت کر گیا۔ ایکسکیوز می، اس نے دایاں ابرو اچکایا جس پر وہ اپنا دل تھام کر رہ گیا۔ آپ شاید؟ وہ آنکھیں سکڑے سے دیکھنے لگی۔ اس کی جھیل سی آنکھوں میں نیند کا خمار تھا، سرخ ڈوروں سے سجی نگاہیں اس پر مرکوز کیے ہوئے کسی گہری سوچ میں تھی۔ اس کی حیران نگاہوں کا مفہوم وہ خوب سمجھتا تھا۔ ابھی کچھ منتھ پہلے ہی تو وہ ایک دن میں ہی 2 بار اس سے ملاقات کر چکا تھا۔ وہ یقیناً یاد کرنے کی کوشش کر رہی تھی کہ آیا اس سے پہلے بھی مل چکے ہیں۔ اس کو یوں دیکھتا پا کر خزان کی دھڑکنیں اتھل پتھل ہو رہی تھی۔ یہ بندہ تو پہلے ہی بری طرح سے گھائل ہے، یوں دیکھ کر جان لینی ہے۔ اس کے لبوں پر شرارتی سی مسکان تھی، وہ جو اس کو دیکھتے ہوئے ذہن پر زور دے رہی تھی کہ کہاں دیکھا ہے۔ ہوش میں آئی۔ ایڈیٹ، وہ بڑبڑاتے ہوئے پلٹی۔ اس سے پہلے کہ وہ آگے بڑھتی وہ جلدی سے اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ ناچیز کو آپ کا شوہر ہونے کا شرف حاصل ہے، وہ میں بتا کم اور جتا زیادہ رہا تھا۔ ایک پل کو اس کی آنکھوں میں حیرانگی ابھری مگر اگلے لمحے دوبارہ اس کا چہرہ سپاٹ ہو گیا۔ جانتی ہوں تو شوہر کے کچھ حقوق بھی ہوتے ہیں، نہ سلام نہ حال حوال، ایسے تو اجنبیوں سے بھی نہیں کرتے، میں تو پھر آپ کا سگا شوہر ہوں۔ اب کی بار لبوں کے ساتھ ساتھ اس کی آنکھیں بھی مسکرائی تھیں، وہ دھک سی رہ گئی۔
क्या कोई दिमागी मसला है? बेसाख्ता वो पूछ बैठी और पूछ कर पछताई थी। नहीं, दिल का मसला है और बहुत पुराना है। डॉक्टर ने विटामिन लव की कमी बताई है और खुशकिस्मती से मुझे अपनी बीवी से जुनून की हद तक मोहब्बत है। जो भी कमी है अब मुझे लगता है जल्द ही पूरी हो जाएगी। इसने बुरा मनाए बगैर जवाब दिया। रुशाना ने आंखें फाड़े इसका बेतकल्लुफ़ अंदाज़ देख रही थी। ग़ज़ान ने बेअख्तियार हाथ उठाकर इसकी आँखों को छुआ तो वो दब कर पीछे हटी और एक ज़बरदस्त किस्म की घूरी से नवाज़ती कमरे में चली गई और पीछे वो खजल होता बालों में हाथ फेरते हुए वहीं खड़ा हो रह गया। वो चेंज करके निकली तो इसको ड्रेसिंग टेबल के साथ टेक लगाए खड़ा पाया, जिस इसकी हैरत से वहाँ पर पहुंची। अजीब इंसान था। 5 मिनट पहले मिले थे और वो उसके पीछे कमरे तक आ गया था और यूँ खड़ा था जैसे बरसों की आशा ना साई हो। आप यहाँ क्या कर रहे हो? कर रहे हैं। बेड पर से अपना दुपट्टा उठाते उठाते इसने कड़े तेवरों से इसे घूरा। मतलब ऐसे ही फ्री हो रहा था। आपकी गाड़ी की चाबी लेनी थी। इसका सरता पैरता जायज़ा ले तो इससे कहा, क्यों क्यों? क्योंकि मुझे कहीं बाहर जाना है। सॉरी, मेरे पास नहीं है, इसने टका सा जवाब दिया। ठीक कहा, क्योंकि ये अब मेरे पास है। वो मुट्ठी में दबाई चाबी इसके सामने लहराते हुए मज़े से बोला, आप जी मैंने ही ली है, खुदाफ़िज़। इससे पहले वो आगे बढ़कर इससे लेती वो जल्दी से बाहर निकल गया। वो हैरत से वहीं खड़ी थी कि इसने थोड़ा-सा दरवाज़ा खोलकर झाँका। वैसे पहले कमाल लग रही थी, अब क्यूट लग रही हैं। एक भरपूर मुस्कुराहट इसके जानिब उछालता जल्दी से गायब हो गया कि जाने क्या रद्द-ए-अमल दे। अब ऐसी बेतकल्लुफ़ी तो थी नहीं कि वो अपनी तारीफ़ पे शर्माते लजाते इसका शुक्रिया अदा करती। वो सर को ख़म देकर वसूल करता। इसकी है जुर्रत पर गंग से रह गई खड़ी रह गई। अजीब बंदा है। कुछ देर तक वहीं खड़ी इसके रवैये के बारे में सोचते हुए बड़बड़ा कर रह गई। असर की नमाज़ अदा करके वो कुछ देर रेस्ट करने की गर्ज से लेट गई। सारा दिन की खाक छानने और कुछ रात को जागने की वजह से इसकी आँख लग गई थी। हरीम कमरे में आई तो उसको सोता पाकर वापस चली गई। अभी से सोई कुछ ही देर गुज़री थी कि किसी के झंझोड़ने से वो हड़बड़ा कर उठी। रमशा इस पे झुकी से उठा रही थी। क्या हुआ? इसने हैरत से इसकी बुखलाहट देखी। अभी वो ताईजान तारा पर बहुत गुस्सा कर रही हैं और उन्होंने इसे थप्पड़ भी दे मारा है। रोशानी ने जो अधखुली आंखों से सुनी थी फट से पूरी आंखें खोल गईं। क्यों? बेड से उतरकर चप्पल पहनते हुए बाहर की तरफ बढ़ी। पता नहीं, मैं तो कमरे में थी। अचानक से शोर की आवाज़ से बाहर निकली तो ताईजान को इसे थप्पड़ मारते देखा। इनका गुस्सा देखते हुए मेरी तो हिम्मत नहीं पड़ी, इसलिए आपको बुलाने आ गई। वो उसके पीछे आते हुए इसे तफ़सील बता रही थी। सीढ़ियाँ उतरते हुए इसकी नज़र इन दोनों पर गई जहाँ उल्फत बेगम इसे बाजू से पकड़कर झंझोड़ रही थी और वो उनके सामने गाल पर हाथ रखे सर झुकाए खड़ी थी। मुझे तो समझ नहीं आती इस घर के मकीनों ने तुम जैसी मनुष्य शक्ल को रखा हुआ ही क्यों है। ऐसी भी क्या हमदर्दी के बिला वजह दूसरों का बोझ अपने सर पर लाद लिया जाए। वो तेज़ी से सीढ़ियाँ उतर रहे थे कि हॉल में खड़ी उल्फत बेगम की जहर में बुझी आवाज़ सुनाई दी। लैंग्वेज प्लीज़ ताईजान। इसकी सर्द आवाज़ पर वो जो तारा को मज़ीद कुछ कहने वाली थी एकदम चौंकी और पलट कर इसे देखा जो तेज़ी से सीढ़ियाँ उतरती इनकी तरफ ही आ रही थी। क्या हो रहा है ये? इसने इन दोनों से कुछ फासले पर ठहर कर इस्तफ़ार किया। निगाहें हौंस उल्फत बेगम पर ही जमी थी जो कहर भरी नज़रों से तारा को घूर रही थी। अरे पूछो इससे, ना अकल है ना शक्ल है, पता नहीं किस ज़हम में है। उन्होंने तारा को इसकी तरफ धकेला। प्लीज़ ताईजान, ये कैसे बात कर रही हैं आप? इसने तारा को संभालते हुए हैरत से इन्हें देखते हुए कहा। तो और क्या करूँ? सब मिलकर इसको मेरे सर पर थोपना चाह रहे हैं। मेरा एहतजाज सबको फ़िज़ूल लग रहा है। उन्होंने तारा को खा जाने वाली नज़रों से देखते हुए कहा। हैं, रुशाना ने इनके गुस्से और बातों पे शदीद हैरत में थी। कोशिश के बावजूद जब इसे समझ ना आई तो तारा की तरफ मुड़ी और मशकूक निगाहों से इसका जायज़ा लेने लगी। इतना तो वो तारा को अच्छे से जानती थी, अगर उल्फत बेगम इतना गुस्सा करे तो यकीनन इसने भी कुछ किया होगा। वैसे भी इंसान को अपने बर्तन का पता होता है किस हद तक काबिल एतबार है। क्या किया है? रोशी को मशकूक अंदाज में खुद को देखता पाकर वो गड़बड़ा गई। इसने इसे महज इतना बताया कि उल्फत बीबी ने इस पर गुस्सा किया, ये नहीं बताया इसको रोशी समझते हुए गलतफ़हमी में आके वो सब कहा है और ना ही ये बताया कि इसने इनकी गलतफ़हमी दूर नहीं की। तारा, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, बताओ क्या किया? अब की बार इसने कुछ सख्ती से ऊँची आवाज़ में पूछा। तारा, वो ताज्जुब से ज़ेरे लब बड़बड़ाई। अब हैरान होने की बारी उल्फत बेगम की थी। उन्होंने आँखों में हैरत लिए सामने खड़ी तारा को देखा जो थप्पड़ खाने के बावजूद भी होठों में मुस्कुराहट सजाए खड़ी थी। मैं तुमसे कुछ बकवास कर रही हूँ, सुनाई नहीं दे रहा? इसको मुस्कुराता देखा रोशानी ने गुस्से से दहाड़ी तो इतना तो वो समझ गई थी कि इनकी हाई होते ब्लड प्रेशर में आधे से ज़्यादा हाथ इसी के नमूने का है।
वो मुझसे चाय में चीनी ज़्यादा हो गई थी। मैंने कहा भी कि और बना देती हूँ, मगर उन्होंने गुस्सा करते हुए चाय फेंक दी और डाँटने लगी। इसने संजीदा होते हुए बताया, वो अलग बात थी कि उल्फत बेगम की हैरानी देखकर इसके होठों के किनारे से हँसी साफ दिखाई दे रही थी। बहुत अफ़सोस हुआ सुनकर, मुझे तो लगा था आपको सिर्फ़ मुझसे ही मसला है, मगर नहीं, आपको तो अपने अलावा दुनिया के हर फ़र्द से ही प्रॉब्लम है। यू नो व्हाट, आप इन लोगों में से हैं जिनके लिए सिर्फ़ इनकी मैं ही सबसे ज़्यादा अहम होती है। अपना सो कॉल्ड स्टेटस, छोटा वक़ार और ना इतनी अहम होती है कि रिश्तों को भी दाँव पे लगा देते हैं। आपका मसला मैं हूँ तो मुस्तकीर है, मुझसे जुड़े लोगों को तकलीफ़ पहुँचाने की आपको ज़रूरत नहीं है। जो वादा मैंने आपसे फ़ोन पर किया था, मुझे वो अच्छे से याद है। 1-2 दिन वेट कर लें, डाइवोर्स पेपर आपको मिल जाएँगे। इसके लिए आपको किसी भी किस्म का हंगामा करने की ज़रूरत नहीं। इसके लहजे में हद दर्जा की सख्ती थी, मगर वो महसूस कहाँ कर रही थी। वो तो इसी इंकशाफ पर अपनी जगह मुंजानिब सी खड़ी थी कि जैसे वो सुबह से रुशाना समझ रही थी वो तारा थी, और जो रोशानी थी वो उनकी सोच के बिल्कुल ही बरअक्स थी। जब से वो आई थी हर एक की ज़बान पर इसका नाम था। बेबी इसके गुण गाती नहीं थकती थी। फिरदौस चची और अमशा का प्यार भरा अंदाज़, आगा जान की फ़िक्र, उन्होंने कैसे इसे इतना आम समझ लिया। बेबे ने बातों-बातों में एक बार ज़िक्र भी किया था कि हरीम दूसरी शानू है, मगर उन्होंने तवज्जो ही नहीं दी थी कि इन्हें क्या लेना-देना। इनके लिए वो एक मिडिल क्लास पेंडू लड़की थी जो कि इनकी बहू थी, और इन्हें इससे अपनी और अपने बेटे की जान छुड़वानी थी। वो शिद्दत सी खड़ी इसको देख रही थी, जो आंखों में आंखें डाले इनसे मुखातिब थी। मौजूद ख़वाह हूँ ताईजान, मगर इतने साल बाहर गुजारने के बावजूद भी आपकी सोच वही टिपिकल औरतों वाली है। बहू बुरी लगी तो घर से निकाल दो, बेटे से कहा कि कह दो कि इसको तलाक में और ब्याह लाऊंगी। मेरे बेटे को कोई कमी है भला, मुलाज़िम से कुछ गलती हुई तो मार-धाड़ शुरू कर दी। मगर हमारे लिए ये मुलाज़िम नहीं, घर के फ़र्द हैं। हमने आज तक इनसे ऊँची आवाज़ में तब बात तक नहीं की, कच्चा कि हाथ उठाना, इसलिए प्लीज़ इस बात का ख़्याल रखिएगा। अगर आपको कोई मसला हो तो हमें बता दीजिएगा, यूँ किसी भी मुलाज़िम पर अपना गुस्सा निकालने की ज़रूरत नहीं है। इनको खामोश खड़ा देखकर वो हतमी लहजे में कहती, तारा का हाथ पकड़े इसके कमरे की तरफ बढ़ गई। इन दोनों के जाने के बाद उल्फत बेगम अकेली हॉल में पत्थर की मूरत बनी खड़ी रह गई। कुदरत ने एक ऐसा तमाचा मारा था कि इनका सारा गुरूर, सारी अकड़ पल भर में खाक हुई थी। वो साकर सी खड़ी इसकी तरफ देख रही थी जहाँ वो दोनों गई थी। काफ़ी देर यूं ही खड़े रहने से जब इनकी हिम्मत जवाब दे गई तो वो पसमंदगी से चलती हुई अपने कमरे में चली गई। इसको अपने साथ कमरे में दाखिल होता देखकर तारा के औसान ख़ता होने लगे। दादा तुम क्यों आ रही हो? इसकी बौखलाहट जितनी थी। तुमसे काम है ज़रा, वो इसी टोन में कहती इसको अपने साथ कमरे के वस में लाई और लाकर बेड पर पटका। अब सीधी तरह बताओ क्या किया है? रोशान ने इसको सख्त नज़रों से घूरा। बताया तो है, चीनी ज़्यादा हो गई थी चाय में। वो दरवाजे की जानिब देखकर अंदाज़ा लगाने लगी कि भागने के लिए इसे कितने कदम उठाने पड़ेंगे। इसका इरादा भांपते हुए रोशानी ने दरवाजे की तरफ आ खड़ी हुई। तारा, वो जो गरजी तो तारा झट से सीधी हुई। वो मुझे रुशाने समझ रही थी। सुबह भी मुझे रुशाने समझ कर ही बातें सुनाई थी। तो तुमने बताया नहीं कि तुम तारा हो? नहीं। क्यों? इसने अचंभे से इसे देखा। मैं सुबह चाय लेकर गई थी तो खामोखा मुझे बातें सुनाने लगी। पहले तो मुझे समझ नहीं आया, फिर जब मुझे पता चला कि वो मुझे रोशी ही समझ रही है तो मैंने भी नहीं बताया, इतनी बातें सुना दी, वो भी फालतू में। थोड़ा सा एडवेंचर तो मेरा भी हक था। वो शायद अपना एतमाद बहाल कर चुकी थी, इसलिए ज़बान दोबारा इसी रफ्तार से चलने लगी थी। इसका मतलब है मुझे दखल-अंदाज़ी नहीं करनी चाहिए थी, एक थप्पड़ और खा लेती तो सारा एडवेंचर निकल जाता। इसने अफ़सोस से कहा, हाँ, तुमने तो इनकी शक्ल नहीं देखी, जब इनसे तुम बात कर रही थी ना तो तुम्हारे हर लफ्ज़ के साथ वो यूँ पीली पड़ रही थी, गोया यरकान की मरीज़ा हो। मुझे तो इनके तासुरात देखकर बहुत मज़ा आ रहा था। सुबह अम्मा बता रही थी कि जब से आई हैं गुरूर की मूर्ति बनी फिर रही थी। बंदे को बंदा ही नहीं समझ रही थी। इसकी खुरियों की परवाह किए बगैर वो अपनी धुन में बोल रही थी। इतने में बाहर से बेबे की आवाज़ सुनाई दी। शर्म आती है? नहीं, मगर बेबे आ गई हैं तो मैं भी जा रही हूँ। किचन में 100 काम होते हैं और आज तो अम्मा भी घर पर नहीं है। सारा काम मुझे ही देखना और तुम मुझे यहाँ बातों में लगाए खड़ी हो। वो उसका लेक्चर शुरू होता देखकर कहती बाहर निकल गई। बेवकूफ़ लड़की। वो सर झटक कर बाहर निकली। बेबे तख्त बैठी। फिरदौस चची अपनी चादर उतार कर तारा को दे रही थी। रुमैसा भी बेबे के पास ही बैठी थी। उल्फत बेगम शायद अपने कमरे में जा चुकी थी। आप लोग आ गए, कैसे हैं सब? वो कहती हुई इनकी तरफ आई। ना बीबी, हम तो यही थे, तुम ही शहर जाती हो तो पिछलों को भूल जाती हो। बेबे के तंज को नज़रअंदाज करती हुई उनके गले लगी। एक तो आपको हर वक्त मुझसे शिकायतें ही रहती हैं। वो मुंह बनाते हुए पीछे हुई और फिरदौस चची से मिलने लगी। जब जब शहर से आती हूँ अच्छी खासी कमज़ोर हो चुकी होती हो, क्या वहाँ खाना नहीं खाती?
फिरदौस चच्ची ने मोहब्बत से इसके बाल पीछे करते हुए डपटा, खाना तो मिलता है मगर इसके सर पर खड़े होकर खाना खिलाने वाली कोई नहीं होता, इसलिए ये इस मोई डाइटिंग पर उतर आती है। बेबे ने सर झटका, किस पर उतर आती है? पास बैठी रुमैसा ने बेसाख्ता पूछा। डाइटिंग, रुशाना ने इसकी तरफ बढ़ते हुए बोली। मैं रुशाने, इसने सलाम के लिए हाथ फैलाते हुए पिछली सूरत-हाल देकर तारुफ करवाना ज़रूरी समझा। रुमैसा उसके हाथ को नज़रअंदाज करते उसके गले लगी। इसका वल्हाना अंदाज़ देखकर वह गिरते-गिरते बची। एक धचका कुछ देर पहले इसने अपनी सास को लगाया था, अब दूसरा धचका इसे इसकी नंद ने लगाया था। किचन में जाती फिरदौस चच्ची ने मुड़कर इन्हें देखा। बेबी भी नाक पर उँगली रखे इन्हें देख रही थी, जो बनापे की अमली मिसाल बनी खड़ी थी। कैसी हो, इतने दिन लगा दिए? इसने पूछने के साथ शिकवा भी कर डाला। रुशाने को मानना पड़ा कि दोनों बहन-भाई ही बहुत एडवांस हैं। अजनबियत की दीवार गिराकर यूँ मिलते हैं जैसे सदियों से जानते हों। बस काम कुछ ज़्यादा था। इसने हैरत से इसकी शक्ल देखते हुए जवाब दिया, चलो। अच्छा चलो छोड़ो, तुम आओ मेरे साथ, हम बैठकर बातें करते हैं। वो इसका बाजू थामे ऊपर की तरफ चल दी। इसने मुड़कर बेबे को देखा तो इसकी नज़रों का मफ़हूम समझते उन्होंने इस्बात में सर हिलाया। इनके चेहरे पे आसूदा थी मुस्कुराहट देखकर वो मज़ीद उलझ गई थी। रुमैसा इसे अपने कमरे की बजाय इसके कमरे में ले आई। तुम्हें पता है मैं एक रात तुम्हारे कमरे में ठहरी हूँ। सच पूछो तो मुझे ये कमरा बहुत पसंद आया। तुम्हारी और इनकी पसंद लाजवाब है। मैंने पक्का सोच रखा था कि अपना रूम भी तुमसे ही डेकोरेट करवाऊँगी, बिल्कुल सेम। वो सताइशनी नज़रों से इसका कमरा देखते हुए बता रही थी। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई, मैं कुछ गिफ्ट्स लाई थी, रुको मैं लेकर आती हूँ। वो जो इसके रवैये पर आंखें फाड़े इसे देख रही थी, गिफ्ट्स का सुनकर इसका मुंह भी खुला और उसके कुछ कहने से पहले वो कमरे से निकल गई। अजीब, वो बड़बड़ाई, अजीब, निहायत ही अजीब लोग हैं या फिर शायद सारे दिमागी मामले में कमज़ोर हैं। वो अभी खुद से बड़बड़ा रही थी कि दोबारा से नाज नाज़िल हो चुकी थी। अब बोलने के साथ-साथ बैग भी खोल चुकी थी। चंद लम्हों में ही बेड पर परफ्यूम्स, वॉच, ज्वेलरी, जैकेट्स और दीगर चीज़ों का ढेर लगा पड़ा था। मुझे तुम्हारी पसंद का तो पता नहीं था, इसलिए जो मुझे लगा तुम पर जचेगा वो लेती गई। अगर पसंद ना भी आए तो बुरा मत मानना, पहली बार था ना। उसके चेहरे पे रकम शदीद हैरत से नज़रें चुराती हुई बोली। मगर रुमैसा, इस सब की क्या ज़रूरत थी? रुमैसा वक्फे के लिए रुकी तो वो जल्दी से बोली, मुआवजा फिर से ना शुरू हो जाए। अरे भाई, गिफ्ट ज़रूरत के तहत नहीं दिए जाते, तोहफे देने से मोहब्बत बढ़ती है। किसी दिन अपनी बुटीक का सबसे महंगा खूबसूरत ड्रेस तुम मुझे गिफ्ट कर देना, हिसाब बराबर हो जाएगा। इसने कंधे उचकाते हुए आम से अंदाज में कहा। मैं जानती हूँ तुम थकी हुई आई हो, कोई बात नहीं, फिर कभी देख लेना। मैं ये सब तुम्हारी अलमारी में रख देती हूँ। अगले 2 मिनट में सब समेट कर इसकी अलमारी में ठोस चुकी थी। रुशानी ने महसूस किया कि अल्लाह ने इसकी ज़बान में तेज़ी और रवानी किसी ट्रेन की सी रखी है, जो रुकते रुकते भी स्टेशन गुजार जाती हो। चलो फिर खाने पर मिलते हैं, मैं चेंज कर लूँ। इसके तासुरात देखकर आज के लिए इतना ही काफ़ी है, बाकी फिर सही पर अमल करती वो बाहर निकल गई। वो हक्का-बक्का बैठी थी। दोनों बहन-भाइयों ने अचानक से हमला किया और इतना शदीद किया था कि वो बौखला कर रह गई, जिसकी एक खुली मुकाबिल की बोलती बंद कर दी थी। वो खुद पागल होने के दहाने पर पहुंच चुकी थी। पहले शौहर पे सास, अब नंद। इसने बेख्तियार अपने बाल झगड़कर मालिश करने वाले अंदाज में सर में उँगलियां चलाते हुए खुद को पुरसुकून करना चाहा। ये लोग लंदन से आए या किसी पागल खाने से, कोई ऐसे भी करता है? बड़बड़ाते हुए उसकी नज़र बेड पे पड़े स्ट्रॉलर की तरफ गई, जो शायद इसकी अफरा तफरी में वहीं पड़ा रह गया था। ओ अल्लाह! मुझे लगता है मैंने पागल हो जाना है। आंखें बंद करते हुए बेदर मिलने वाले धचकों को हज़म करने लगी। रात के खाने पर इसकी मुलाकात इजहार साहब से हुई थी। इसके सर पर हाथ फेरते उन्होंने इसका हाल हवाल दरियाफ़्त किया। खाने के दौरान ही उन्होंने इससे इसकी मसरूफ़ियात के बारे में पूछा तो वो इन्हें बुटीक और फ़ॉर्म के बारे में बताने लगी, जिस पर उन्होंने फ़ख्र से और कुछ जताती निगाहों से अपने सामने बैठी उल्फ़त बेगम को देखा। आखिर जानो असार साहब ने भी इतने दिन घर से बाहर रहने पर इससे ख़फ़ी का इज़हार किया। उल्फ़त बेगम एक ही दम से ख़ामोश हो गई थी। कोई मुख़ातिब करता भी तो हूँ हाँ कर देती। इनका खाना सर्व करती तारा पर नज़र पड़ी तो इसने मुँह फुला लिया। भाई इसका क्या कसूर? ऐसी छोटी-सी बात पर थप्पड़ मार दिया। इसने तो नहीं कहा था ना कि वो रुशाने हैं। इसको क्या पता वैसे क्या समझ रही हैं कि अमली तफसीर करनी घूम रही थी। अज़ान भी ऐन इसके सामने खाने पर कम और इस पे ज़्यादा तवज्जो दिए बैठा था। बुज़ुर्गों की मौजूदगी की वजह से वो बस आँखों से ही काम चला रहा था।
اس کو यूँ सबके सामने आँखें फाड़ कर देखता पाकर वो तिलमिला कर रह गई। खाने के बाद हॉल में बैठ कर सबने चाय पी। हरीम इसकी गोद में बैठी-बैठी सो चुकी थी। इसने तारा को इशारा किया तो वो ले जाकर इसको कमरे में लेटा आई। 10 बजे वो सब अपने-अपने कमरों में जाने के लिए उठे। वो कॉरिडोर से गुज़रते हुए अपने कमरे की तरफ जा रही थी कि अपने कमरे से साथ निकलता दिखाई दिया। कैसा रहा ट्रिप? इसके साथ चलते हुए उसने पूछा। बहुत अच्छा रहा, इस बार बहुत थकान हो गई थी। तुम्हारी डील्स कैसी रहीं? अल्हम्दुलिल्लाह सब बेहतर हुआ, इसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। अच्छा अपने ससुरालियों से मिली हो? एक कमरे के सामने रुककर इसने पूछा। हाँ, ना पूछो यार, मिली भी हूँ, शिद्दत भी हुई हूँ। इसने गहरी सांस लेते हुए कहा। वो वहीं खड़ा हो गया था तो उसे भी रुकना पड़ा। ऐसा क्यों? साधने के नखियों से इस कमरे के अधखुले दरवाजे की तरफ देखते हुए सरसरी सा पूछा। अजीब व गरीब लोग हैं यार, मतलब मुझे कोई डेफिनेशन नहीं मिली, इनको किस वे में बयान करूँ। अच्छा, अच्छा ऐसा क्या हुआ है? वो चलता हुआ दरवाजे की चौखट के साथ टिक लगाकर खड़ा हो गया। इन दोनों की बातों की आवाज़ सुनकर ग़ज़ान जो सोने के लिए लेट चुका था, उठकर दरवाजे के करीब आया। बताती हूँ, पहले आती है मेरी सास, मेरे मुखालदे में तारा इनसे थप्पड़ खा चुकी है। फिर मेरी नंद, ऐसी मिल रही है गोया बरसों का याराना हो। बिना कुछ सोचे समझे का मौका दिए तवाइफ के ढेर लगा गई अलमारी में। और रह गया शौहर। वो एकदम से हँसी। पहली मुलाकात में यूँ बिहेव कर रहा है जैसे हम लव मैरिज कर चुके हैं। शौहर होने का हक जता रहा था। मैंने हाल हवाल नहीं पूछा। माँ इसकी तलाक करवाने के लिए पड़ तुल रही है और बेटे की हरकतों से लग रहा है कि दूसरे दिन रुखसती की फरमाइश कर देगा। दरवाजे की दूसरी जानिब टेक लगाए खड़े ग़ज़ान के होठों पर खूबसूरत सी मुस्कुराहट फैली। नहीं, मतलब सुना था कि बाहर के लोग आज़ाद ख़याल होते हैं, मगर कोई इतना मुँह फट कैसे हो सकता है? मौसू पहली गेंदों पर ही भरपूर खेलने की कोशिश कर रहे हैं। वो बेबाक कहते-कहते बात पलट गई। अब इसे ये तो नहीं बता सकती थी इसे क्या कहा है। जब से आई थी पहली बार कोई मुकम्मल खामोशी से इसे सुन रहा था, सो वो दिल खोलकर बोल रही थी। और सूसा साहब के बारे में क्या ख़्याल है? साथ ने भरपूर शरारत से पूछा। मुझे तो क्रिकेट के 11वें खिलाड़ी लगे हैं, जिनके खेलने की कभी-कभार ही नौबत आती है, उसने मुस्कुराते हुए कहा। साथ ने भरपूर कहकमा लगाया। एक बात पूछूँ? साथ ने इसका खुशगवार मुँह देखते हुए कहा तो इसने इस बात में सर हिला दिया। तुम्हें टेंशन नहीं है, मतलब देखो ना, ताईजान साफ़ इस रिश्ते से मना कर चुकी हैं तो। इसकी बात पर अंदर खड़ा ख़ज़ान इसका जवाब सुनने के लिए जी जान से मुतवज्जा हुआ। टेंशन काहे की साथ, वो अपना फ़ैसला सुना चुकी हैं और मैं भी इस बारे में इनसे बात कर चुकी हूँ। ये कोई नई बात तो नहीं ना, तकरीबन 10-15 दिन पहले की बात है। और इतने काफ़ी होते हैं किसी भी हादसे के लिए खुद को समझाना और तैयार करने के लिए। मैंने वकील अंकल से बात की है, वो 1-2 दिन में पेपर रेडी कर देंगे तो मैं ताईजान को दे दूँगी। बात ख़त्म, अल्लाह अल्लाह खैर सलाह। इसके चेहरे के साथ-साथ इसका लहज़ा भी बेतासुर हो गया था। इसके जवाब पर ग़ज़ान की मुस्कुराहट सिमटी। मगर रोशी, अगर ग़ज़ान ऐसा ना चाहे तो? मैंने नोट किया वो तुम्हें लेकर सीरियस है। इसके इरादे जानकर साथ भी संजीदा हुआ। काज़ी का रुआ-रुआ इसके जवाब का मुंतज़िर था। पिछले कुछ दिनों में अपने बारे में ताईजान से जो कुछ सुन चुकी हूँ, इसके बाद मुझे अब फ़र्क नहीं पड़ता कौन क्या सोचता है। मुझे अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट कितनी अज़ीज़ है तुम अच्छे से जानते हो। इंसल्ट के बाद तो सोचना भी मत। इसका हतमी लहज़ा साथ के साथ-साथ ग़ज़ान को भी दहला गया। रोशी बेटा, छोटे-मोटे झगड़ों में यूँ संजीदा नहीं होते, ये तो हमारी ज़िंदगी का हिस्सा होते हैं। साथ ने नरमी से कहा तो इसे गौर से देखने लगी। ऐसे क्या देख रही हो? जब जब तुम मुझे यूँ बेटा कहकर पुकारते हो तब तब तुमने कोई बड़ा काम, कोई बड़ी ज़िम्मेदारी मेरे सर पर डाली है। देख लूँ आज क्या काम है। तुम जाकर सो जाओ, फिर हम फिर बात करेंगे। इसका मूड और इरादा देखकर इसने इसे वहाँ से भेजना ही मुनासिब समझा। इसके जाने के बाद वो कमरे में दाखिल हुआ। सामने ग़ज़ान बेड पर सर थामे बैठा था। जो करना है जल्दी करो, मुझे इसके इरादे ठीक नहीं लग रहे। इसके पास बैठते उसने संजीदगी से कहा तो उसने इसी पोज़ीशन में बैठे-बिठाए सर हिला दिया। क्या करूँ ऐसा? कैसे रोकूँ उसे? बहुत सोचने पर भी जब समझ ना आया तो इसने अपने बाल मुट्ठी में जकड़कर इज़्तिराब की हालत में साथ को देखा। बुरा मत मानना, मगर ताईजान ने कोई कसर नहीं छोड़ी। बिना देखे, बिना जाने क्या कुछ नहीं कहा उन्होंने इसको। और रही बात रिश्ता ख़त्म करने की, तो पहल तुम्हारी वालदा की तरफ से हुई है। वो चाहती नहीं कि रिश्ता बरकरार रहे, तो अब ऐसे में तुम रोशी से क्या तवक्को रखते हो? साथ ने ताज्जुब से इसे देखा जो झुके सर के साथ खामोश बैठा इसे सुन रहा था। खैर मैं चलता हूँ अब, तुम भी आराम करो। हाँ, और हाँ, जो भी करना है जल्दी और सोच समझ के करना, ठीक है? साथ के कहने पर इसने इस बात में अपना सिर हिला दिया और इसका कंधा थपथपाता अपने कमरे में चला गया और पीछे वो अकेला कमरे में सोचों में कहीं पहुँच गया। इसके ज़हन में मुसलसल रुशाने की आखिरी बात गूंज रही थी कि इसने डाइवोर्स पेपर का कह दिया है।
मुसलसल सोचते इसका सर दर्द की शिद्दत से फटने के करीब पहुंच चुका था। कमरे में घुटन महसूस करते हुए बाहर निकल आया और सीढ़ियां उतरकर नीचे बावर्ची खाने की रुख किया। फिर इसे ठंडा पानी निकाल कर पिया। अपने आप को पुरसुकून करने के लिए सीढ़ियों पर जा बैठा। सारे घर में सन्नाटा छाया हुआ था। हर कोई अपने अपने कमरे में इस राहत था। बस एक वही था जिसकी नींद आज शायद रास्ता भूल गई थी। काफी वक्त बेमकसद सीढ़ियों पर बैठे रहने के बाद वो बेजार होकर उठ खड़ा हुआ और थके-थके कदमों से सीढ़ियाँ ऊपर चढ़कर अपने कमरे की तरफ बढ़ा। कुछ देर कॉरिडोर में खड़े होकर इसके कमरे के बंद दरवाजे को देखता रहा, फिर बेख्तियार इसके कदम इसके कमरे की जानिब उठे। कमरे के पास पहुंचकर वो एहतियात से दरवाजे के हैंडल पर हाथ रखकर घुमाया तो दरवाज़ा हल्की सी आवाज़ के साथ खुल गया। बिना कोई चाप पैदा किए वो कमरे के अंदर दाखिल हो गया। सामने बेड पर वो दुश्मन जा और उसके बाजू पर सर रखे हरीम सो रही थी। वो दबे पाँव चलता हुआ इस तक आया और मोड़ा खींचकर इसके करीब बैठा। खिड़की से आती पूरे चाँद की नीली रोशनी इसके सफ़ेद चेहरे पर एक मासूरकुन सा तासुर पेश कर रही थी। सपाटपन और सर्द तासुर गायब था जो इसको देखकर इसके चेहरे पे आ जाता था। ढीली सी चोटी में कैद लेयर कट बालों की कुछ छोटी लटें निकलकर इसके चेहरे पर बिखरी हुई थी। महूस से इसे देखता रह गया। सर का दर्द कहीं दूर जा सोया था। कितना अनोखा और खूबसूरत एहसास है ना कि तुम्हें छूकर महसूस कर सकता हूँ। हाथ बढ़ाकर इसके चेहरे से बाल हटाते हुए बड़बड़ाया, इतने सुकून से क्यों सो रही हो? मेरी नींदें उड़ाकर इतना इत्मीनान। इसकी नज़र भटक कर इसके नोज़ पिन पर जा ठहरी। ये तो गलत बात है यार, तुम कैसे सो सकती हो? आहिस्तगी से इसका हाथ उठाकर अपने हाथों में लिया। गलत नहीं, ज़्यादती है मेरे साथ। इसका हाथ लबों से लगा तो इसकी बंद आंखों को देखकर शिकवा किया। वो इससे यूं मुखातिब था जैसे वो उसको सुन रही हो। इसकी मोहब्बत बरसाती जान लुटाती निगाहें अगर वो देख लेती तो इस पर ईमान ही ले आती। मगर वो गहरी नींद में होने की वजह से महरूम रह गई। पिछली कुछ रातों की नींद जमा थी। वो जो उसके छूने के बावजूद बेखबर सो रही थी। क्यों ना तुम्हें बेसुकून किया जाए, तुम्हारा भी इत्मीनान और चैन ख़त्म किया जाए। मैं जानता हूँ तुम मेरे रवैये की वजह से हैरान हो और परेशान भी, मगर यही तो मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे सोचो, चाहे मस्बत या मनफी कुछ भी हो मुझे गवारा है। मगर मुझे तुम्हारी हर आती-जाती सोच और ख़्याल में होना चाहिए। आज शाम की तुम्हारी बातों से लग रहा है मैं कामयाब ठहरा हूँ, इसलिए आज ये आखिरी बार था जब तुम यूँ बेखबर सुकून की नींद ले रही हो। इस अफरा-तफरी में तुम्हें खुद तक लाना है और इंशाल्लाह जल्द ही लाऊँगा। वो उसके हाथ की पूँछ पर अंगूठा फेरता एक अज़म से सरगोशना अंदाज़ में बोल रहा था, ज़िद्दी क्वीन। उसके चेहरे पर फूंक मारते हुए ज़हरीला मुस्कुराया था। कुछ देर मज़ीद वहाँ रहने के बाद वो उठा तो उसकी नज़रें दूसरी तरफ सोई हरीम पे पड़ी, तो उसने शरारत से उसका बाजू उसकी गर्दन से हटाया, जिस पर मुँह के ज़ाविये बिगड़ते हुए दोबारा इसी पोज़ीशन में चली गई। छोटा विलन, सोचते हुए वो हँसा। गुड नाइट झुककर इसकी पेशानी चूमता हुआ पीछे हटा और कदम दरवाज़े की जानिब बढ़ाए। अभी दरवाज़े तक ही पहुँचा था कि ठहरा और पलटकर वापस इसके पास आकर रुका। माफ़ कर देना, मजबूरी है। कंबल इस पर फैलाते हुए बड़बड़ाया, फिर आहिस्तगी से दरवाज़ा बंद करता कमरे से निकल गया। अगली सुबह वो तकरीबन 10 बजे उठी। हरीम, रमशा और साद के साथ स्कूल जा चुकी थी। इसकी थकावट के ख़्याल से बेबे ने इसे जगाने से मना कर दिया था। वो भी फ़जर की नमाज़ पढ़कर दोबारा सो गई थी। जानती थी कि जो 15 दिन शहर गुज़ार कर आई है, बेबे इनका पूरा हिसाब लेते हुए अब कम से कम भी इसे 3-4 दिन कहीं नहीं जाने देगी। चेंज करके नीचे आई तो ख़ासी फ्रेश दिखाई दे रही थी। ग़ज़ान और रुमैसा बेबे से इधर-उधर की बातें कर रहे थे, जबकि उल्फत बेगम पास ही खामोश सी बैठी थी। सबको मुस्कुरा सलाम करती वो बेबे के पास तख्त पे जा बैठी। तारा चची जान मेरा नाश्ता, इसने वहीं से बैठे-बैठे आवाज़ लगाई। तारा ऊपर सफाइयाँ कर रही है, मैं बना देती हूँ। फिर दो चाची इसकी आवाज़ सुनकर कमरे से निकल आईं और पोर्चे खाने में इसके लिए नाश्ता बनाने चली गईं। ना ये कोई वक़्त है उठने का, उल्लू की तरह रात देर तक जागती रहो और मरासियों की तरह दिन चढ़े तक सोती रहती हो। बेबे ने इसे आँखें दिखाईं। उल्फत बेगम के साथ-साथ वो दोनों बहन-भाई भी हैरान हुए कि नाश्ते पर जब रुमैसा ने इसके बारे में पूछा तो बेबे ने निहायत शफ़क़त से कहा था कि इसको नींद पूरी करने दो, कोई ना इसे उठाए। अब यूँ कह रही थी, पर बेबे आपने खुद ही तो मना किया था इसे कोई ना जगाए। वो दिल की बात ज़बान पर ले आई। जहाँ बेबे ने इसे आँखें दिखाई, क्या ज़रूरत थी मुँह खोलने की। बंदे का भरम भी कोई चीज़ होती है। वहीं तख्त पर बैठी टाँगें चलाती रोशाना ने इन्हें तिरछी निगाहों से देखती खुलकर मुस्कुराई। दोहरा मियार तो इसी को कहते हैं रुमैसा। इसने फिरदौस चच्ची से जूस का गिलास लेते हुए कहा। वो तो जूस पीने में मसरूफ़ हो गई थी, मगर बेबे समेत वो दोनों बहन भाई इसके यूँ रुमैसा को मुखातिब करने पर खुशगवार हैरत में मुब्तला हुए।
क्या मतलब? मतलब ये कि इनको मैं अच्छी नहीं लगती, बहुत बिगड़ गई हूँ, मनमानियाँ करती हूँ, फ़िज़ूल की ज़िद्दें लगा कर बैठ जाती हूँ। ऐसे चंद और ख़यालात हैं जिनका इज़हार ये मेरे मुँह पर करती हैं। मैं इनकी बहुत अच्छी बेटी हूँ, मैं इनकी बहुत अच्छी बेटी हूँ, मुझसे धई पूरे ख़ानदान में नहीं है। माशाअल्लाह से बहुत मेहनती है मेरी बच्ची, निक्की सी उम्र में अपने पैरों पे खड़ी हो गई, खैर से कपड़े बेचती है। आखिर बात बस ने इन्हें देखते हुए हल्का-सा कहकमा लगाया। ये मेरे पीठ पीछे हर मिलने वाले से कहती है, बहुत फ़ख्र से कहती है, ऐसा ही है ना? इसने इन्हें देखते हुए तारीफ़ चाही तो वो अपना भांडा फूटने पर ख़फ़ी से रुख मोड़ गई। कम ऑन बेबे ये मैं सब जानती हूँ। इसने कंधे उचकाते फिर 2 चिच्ची से नाश्ते की ट्रे पकड़कर इनके पास तख्त पर रखी और पीछे होकर आलती-पालती मारे बैठी। खाओगी? इसने रुमैसा को इशारा किया तो इसने मुस्कुराते हुए नफ़ी में सर हिलाया। वैसे बेबे अच्छा बस नाश्ता चुप करके कर ले। इसको फिर से शुरू होता देखकर बेबे ने डपटा। वो मुँह बनाकर नाश्ता करने में मसरूफ़ हो गई। नाश्ता करते हुए बेरिहानी में इसकी नज़र ख़ज़ान पर गई जो बड़ी दिल से इसे इसे परेशानी ताड़ने में मसरूफ़ था। वो तो जैसे इसके देखने का मुंतज़िर था। खुद पर नज़र पड़ते इसने निहायत सफ़ाई से बाईं आँख दबाई। ख़ज़ान की हरकत पर रोशी को ज़बरदस्त सा फंदा लगा। इसका निवाला गले में ही कहीं अटक कर रह गया था, जिसकी वजह से इस पर खाँसी का शदीद किस्म का दौरा पड़ चुका था। पेपे ने जल्दी से पानी का गिलास इसके मुँह को लगाया और एक हाथ से कमर पे मसलने लगी। वो निचला लब होठों दाँतों तले तक कुचलते हुए अपने गहकमे का गला घोंटकर इसे देख रहा था, जो खाँस-खाँस कर दोहरी हो रही थी। आँखों से बेतहाशा पानी बह रहा था और चेहरा सुर्ख हो चुका था। कितनी बार खाया खाना सुकून से खाया करो, मगर मजाल है जो बात को कानों तक जाने दो, खुदा जाने किस बात की जल्दी होती है। बेबे इसकी कमर मसलने के साथ-साथ इसको झड़कने का फरीज़ा भी बख़ूबी सर अंजाम दे रही थी। तुम ठीक हो? रुमैसा भी उठ कर इसके पास आई। बेबी बिल्कुल ठीक कह रही है, खाना सुकून से खाना चाहिए, जल्दी में अक्सर निवाले अटक ही जाते हैं। ख़ज़ान ने के भरपूर समझदारी दिखाने पर उसने एक कहर आलूद निगाह इस पे डाली और मुँह धोने के लिए किचन में चली गई। कित्थे जा रही है? वो तैयार होकर नीचे आई तो बेबे ने कड़े तेवरों से इसे घूरा। यार बेबे 2 दिन गुज़र गए, अब तो जाने दे। इसने लाचारी से कहा, कोई ज़रूरत नहीं कहीं जाने की, दोपहर को तेरी फूफी आ रही है, सुकून से रह, सवेरे चली जाना। उन्होंने इसे कमरे में वापस जाने का इशारा किया। शहर नहीं जा रही, ज़रा फार्म तक जा रही हूँ, फिर अकेला बुआ के यहाँ चक्कर लगाना है, काफ़ी दिन हो गए नहीं जा सकी हूँ। ठीक है, जल्दी आ जाना, शाम होने वाली है। वो कहती अपने कमरे में चली गई। हरीम जाओ चाचू से गाड़ी की चाबी ले आओ। इसने रमशा के पास बैठी होमवर्क करती हरीम से कहा तो सर हिलाती उठ गई। चाचू फूफू चाबी मांग रही है। इसने बैठक कर थोड़ा सा दरवाज़ा खोलकर झांकते हुए साथ को मुखातिब किया। ना इसने पूछा, ना इसने बताया कि कौन से चाचू से लेनी है और साथ चूँकि पहले इसकी गाड़ी इस्तेमाल करता रहता था इसलिए हरीम इसी के पास आई थी। अब इसे क्या पता था इसका नया आने वाला चाचू इतना एडवांस है कि आते ही गाड़ी पर कब्ज़ा जमा चुका है। नहीं बेटा मेरे पास तो नहीं है, साथ ने जवाब दिया। अलबत्ता पास बैठा खजान जेबें टटोलकर चाबी की मौजूदगी को यकीनी बनाते हुए मुतमईन हो गया। फूफो चाचू कह रही है इनके पास नहीं है। हरीम कहती धब से बैठी। अरे वो हैरान हुई मतलब कैसे साफ मुकर गया। इस दिन के बाद वो कहीं गई नहीं थी तो उसने चाबी वापस ही नहीं ली थी। अब वो कह रहा है कि मेरे पास नहीं है। मैं पूछती हूँ कैसे नहीं है? वो बड़बड़ाती हुई दरवाज़े की तरफ बढ़ी थी कि कुछ सोच कर रुकी। इसके पास जाना मतलब इसको मुखातिब करना मतलब वो फालतू में फ्री हो जाएगा। पिछले 2 दिन से इसे इतना तो जान चुकी थी। वो जानबूझकर इससे बात करने के बहाने ढूँढता रहता है। रुमैसा और हरीम के बहाने से इसे मुखातिब करता था। इसके पास अगर वो खुद जाती तो इससे आगे इसके दिमाग ने भी सोचने के लिए नो सिग्नल दे दिया। वो झुरझुरी लेकर पलटी और कमरे से दूसरी चाबी लेकर बाहर आई। सामने वो चाबी उँगली पर घुमाते इसकी गाड़ी से टेक लगाए खड़ा था। हरीम के जाने के बाद वो साथ को आने का कहकर बाहर निकला। हरीम दोबारा नहीं आई थी इसलिए अब इस बात का 100% इम्कान था कि वो खुद ही आएगी और उसकी सोच के ऐन मुताबिक कुछ ही देर में वो आती दिखाई दी। सियाह शलवार कमीज में सर पर दुपट्टा रखे बड़ी सी चादर कंधों पर फैलाए इसकी तरफ आ रही थी। चेहरे पर बला की संजीदगी थी। इसे देखकर इसके होठों पर मुस्कुराहट आई। वो खामोश से खड़ी गाड़ी का दरवाज़ा खुलकर हाथ में पकड़ा छोटा सा पाउच और मोबाइल बराबर वाली सीट पर रखते हुए
ड्राइविंग सीट पर बैठी। वो जो मुंतज़िर था कि इससे चाबी माँगेगी, इसको नेविगेशन में चाबी लगाता लगाता देखकर झट सीधा हुआ। चाबी नहीं लेनी क्या? इसने शीशे से झाँका। वो एक सपाट सी निगाह इस पर डालकर गाड़ी स्टार्ट करके रिवर्स करते हुए हॉर्न देने लगी। अगर मुझे कहे तो मैं गेट खोल सकता हूँ। इसको गेट के पास खड़ी रोककर हॉर्न पे हॉर्न देते देखकर इसने मदद की पेशकश की। वो यूँ बन गई गोया सुना ही ना हो। हॉर्न की आवाज़ सुनकर साथ बैठक से निकलकर गेट खोलने लगा। इससे पहले वो गाड़ी लेकर बाहर निकलती, वो जल्दी से दरवाज़ा खोलकर इसके बराबर वाली सीट पर आ बैठा। रुशाने ने गर्दन मोड़कर इसे देखा, जो इसका पाँच पिछली सीट पर उछालकर मोबाइल उलट-पुलट कर देख रहा था। अच्छा मोबाइल है, कितने का लिया था? इसको अपनी जानिब देखता पाकर इसने अनजान बनते हुए पूछा। क्या यार, मुझे भी साथ जाना है, आपका फॉर्म देखना है मुझे। इसको खुद को घूरता पाकर वो झंझला गया। घुड़ियों से काम चला रही थी, कुछ बोल नहीं रही थी। उसकी झंझलाहट बेजान थी। साथ को मुंतज़िर देखकर वो गाड़ी स्टार्ट करके बाहर लाई। अब मुझसे छोटी है ना। एक तवील खामोशी जो कि बस 2 मिनट की थी कि इसके बाद इसके ज़बान में खुजली हुई। शोशान ने बेसाख्ता हैरत से देखा। नहीं पूछने का ये मतलब था कि आप देखें ना, आप मुझे आप कहती हैं, मैं आपको आप कहता हूँ। कुछ अजीब सा लगता ना। ठीक है, मुझे आप कहना समझ में आता है, मैं आपका शौहर हूँ। मेरी इज़्ज़त करना आपका फ़र्ज़ भी है और मेरा हक़ भी। मगर मैं क्यों आप जनाब करता हूँ आप जबकि आप मुझसे 2-3 साल छोटी ही होंगी। इसलिए मैंने सोचा आज से मैं तुम कहकर बुलाया करूँगा। वो खुद से ही जोड़-तोड़ करता, खुद ही फ़ैसला करते इसे सुना भी चुका था। नहीं, इज़्ज़त तो मैं करता भी हूँ और मेरे लिए लाज़िम भी है कि मैं अपनी बीवी की इज़्ज़त और एहतराम करूँ, मगर आज से तुम कहकर बुलाया करूँगा। आप लफ्ज़ बड़ा ही अजनबी सा लगता है। इसको खौंखार नज़रों से अपनी तरफ देखता पाकर जल्दी से बोला, हाँ, अगर तुम भी चाहो तो मुझे तुम कह सकती हो, मुझे कोई मसला नहीं है। इसने मंजूरी के फ़ौरन बाद लफ्ज़ तुम का इतलाक़ भी कर लिया। वो दाँत पीस कर रह गई। फ़ॉर्म से कुछ दूरी पर ही थे कि रोशानी का फ़ोन बजने लगा। चूँकि इसका मोबाइल ख़ज़ान के हाथ में था, इसलिए वो नंबर देखकर ठिठका। ये फ़हाम कौन है? मोबाइल की स्क्रीन इसके सामने की अंदाज़ खाली शोरों वाला था। इसे घूरते इसने मोबाइल झपटा और रिसीव करके कान से लगाते हुए गाड़ी स्टार्ट क क सड़क के किनारे रोक दी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो? मुझे छोड़ो, तुम अच्छी गई हो। पलट कर खैर खबर नीली ससुरालियों में इतना बिज़ी हो गई कि हम लोग भूल गए हैं। दूसरी तरफ से फ़ार्म शिकवा भरा आवाज़ सुनाई थी। यार बेबे ने नहीं आने दिया। आज भी मुश्किल ही फ़ार्म जाने के लिए निकली हूँ। इंशाल्लाह कल आऊँगी स्टोर पर तो चक्कर लगाऊँगी, इसने मुस्कुराते हुए कहा। ग़ज़ान ने एक हज़रत परी निगाह इसकी मुस्कुराहट पर डाली, जिसका कुछ देर पहले नामो-निशान तक नहीं था। अच्छा, मुझे लगा शायद सास की खिदमत करके इनके दिल में जगह बना रही होगी, इसने हँसते हुए कहा। खैर अब ऐसी भी बात नहीं है। हानि कहाँ है? मैं भी यही हूँ। अब बाहर हानिया की आवाज़ सुनाई दी। हम भी यही हैं, बस तुम कुछ ज़्यादा ही मसरूफ़ हो गई हो। पता भी है हमें कितनी फ़िक्र हो रही थी तुम्हारी। हानिया ने कल भी कॉल की थी तो हरीम ने अटेंड की कि पप्पो बिज़ी हैं। हानि, ये बंदा जेलस हो रहा है, मगर गलत जगह पर हो रहा है। इसके जले अंदाज़ पर इसने कहकमा लगाया। अच्छा सुनना, अपनी सास से मिली हो? हानि के मुतज्जिज़ सी आवाज़ आई। इसने मुख्तसर से जवाब दिया। कैसे लोग हैं? तुम्हारी सास ने क्या कहा तुम्हें? अगला सवाल फ़हाम ने किया। कुछ ख़ास नहीं, नंद और शौहर। हाँ सही है, तुम देख लो, इसने ग़ज़ान की तरफ देखते हुए कहा, जो इसे ही देख रहा था। हैं, क्या बोल रही हैं? कुछ और पूछ रही हो? हानि ने इसे घर घिरा। मैंने सुन लिया है, कल का लंच तुम्हारी तरफ ही कर लूँगी। अभी मैं फ़ॉर्म जा रही हूँ, बाद में बात करेंगे। क्या मतलब बाद में? मुझे लगता है कोई है इसके पास, फ़हाम ने इसे टोका। कौन है तुम्हारे साथ? फ़ानिया के नए सवाल पर सर पीट कर रह गई। सास नंद तो हो ही नहीं सकती, तो क्या तुम्हारा शौहर है? इसका तजस्सुस उरूज पर था। हाँ, इसने मुख्तसर जवाब दिया। क्या? वो चीखी तो इसने फ़ोन कान से हटाया। हम बाद में बात करेंगे, अभी मुझे देर हो रही है। इसने फ़ोन बंद करना चाहा। नहीं, मुझे बता कर जाओ वो तुम्हारे साथ क्यों है? तुम तो कहीं बाहर जा रही हो ना, तो वो साथ क्या कर रहा है? इसने तफ्तीशी लहजे में पूछा। शाम का खबरनामा सुन लेना, पता चल जाएगा। वो फ़ोन काट कर डैशबोर्ड पर रखती गाड़ी स्टार्ट करने लगी। पागल, इसने मुस्कुराते हुए सर झटका। इसके होठों की मुस्कुराहट पूरी तरह खजान को चिपकी। ये फ़हाम कौन है? इसकी भरपूर संजीदगी पर इसने चौंक कर इसे देखा। लहजे की शगुफ्तगी और नरमी गायब थी। मुस्कुराती आंखों में एक नामालूम सा खौफ था, कुछ छीन जाने का खौफ। इससे नज़रें हटाकर इसने सामने सड़क मरकूज़ किए।
कुछ अनजाने इसने सारा मरकूज़ किए। इसको पुराने अंदाज़ में लौटते देखकर वो होंठ चबाता रुख मोड़े शीशे के पार देखने लगा। दोस्त है, इसकी खामोशी महसूस करते हुए इसने कहा, जो जवाब से ज़्यादा इसके जवाब देने पर बेयकीन हुआ। बस वो एक झटके से पलटा। इसके पलटने का अंदाज़ ख़ासा डरमाई था, ना चाहते हुए भी रोशाना मुस्कुराई। वो चौंका भी, अभी तक इसके जवाब पर ही सर धुन दे रहा था, इसकी मुस्कुराहट न देख सका। इसने मुख्तसर कहा, गाड़ी लेके जाकर डेरे के बाहर खड़ी की। ओह अल्लाह! तेरा शुक्र है, मुझे लगा एक साथ 2 मुहाज़े निपटाना पड़ेंगे। वो सीट पर टेक लगाए कुछ सुकून से आँखें बंद कर गया। वो नफ़ी में सर हिलाती बाहर निकल गई। दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ पर इसने आँखें खोली। वो गाड़ी के पास ही एक बुज़ुर्ग से आदमी के पास खड़ी थी। वो भी जल्दी से निकल कर इसकी तरफ आया। आप इनको विज़िट करवा दें, मैं ज़रा बाकी लोगों से मिल लूँ। वो ख़ज़ान की तरफ इशारा करती इन बुज़ुर्ग को कहकर डेरे की तरफ गई। बहुत शुक्रिया बाबा, मैं विज़िट कर चुका हूँ। वो ये कहता हुआ जल्दी से इसके पीछे चल दिया।